एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। कोशिकांग की यदि परिभाषा की मैं बात करूं तो कोशिकांग कोशिकाओं में उपस्थित वे सभी अवयव होते हैं जो कि कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार के कार्यों का संचालन करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैं परिभाषा यदि लिखूं तो कोशिकांग कोशिकाओं में उपस्थित वे सभी अवयव जो विशिष्ट कार्य करते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। पहले थोड़ा सा परिभाषा से समझा कोशिकांग होता क्या है। तो कोशिकाओं में उपस्थित वे सभी अवयव जो कि विशिष्ट कार्य करते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। अब कोशिकांग की बात करता हूँ। जैसे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पिछले लेक्चर में भी बात की थी। दो प्रकार की कोशिकाएं, एक होती है आपकी जंतु कोशिका और एक होती है आपकी पादप कोशिका। दोनों कोशिकाओं का यदि मैं जिक्र करूं तो जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में अधिकांश जो अवयव हैं एक समान होते हैं। यदि जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों की एक साथ यदि मैं बात करता हूं तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी इसको बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली। इसके अलावा अगले कोशिका भित्ति जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। अगले कोशिकांग की तो माइटोकॉन्ड्रिया। यदि मैं बात करता हूँ अगले कोशिकांग की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोला जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा AR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ कोशिकांग की तो लाइसोसोम, केंद्रिका, लवक, राइबोसोम। यदि रिक्तिका भी इसी में आ जाएगी, रिक्तिका। तो अभी तक जो देखा है कोशिकांग अर्थात कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका के वे अंग या वे अवयव जो कि कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रिका, लवक, राइबोसोम, रिक्तिका, इस प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ अंतर रहते हैं जंतु कोशिका व पादप कोशिकाओं में। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ कोशिका भित्ति तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। यदि मैं बात करता हूँ लवक की तो लवक भी केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। इस प्रकार से एक एक करके कोशिकांग के बारे में, कोशिकांग की संरचनाओं के बारे में, कोशिकांग के कार्यों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कोशिका के अंदर उपस्थित विभिन्न संरचनाएं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। हर एक कोशिकांग का अलग अलग कार्य रहता है, कोशिकांग कहलाते हैं। अर्थात कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं के विभिन्न भागों को कोशिकांग कहते हैं।
जंतु व पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की संरचना उपस्थित रहती हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोला जाता है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रिका न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम, लवक और भी इसमें लिख सकते हैं रिक्तिका। ये सभी के सभी आपके कोशिकांग कहलाते हैं, जिनका एक विशेष कार्य रहता है कोशिकाओं के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कोशिकांग के चित्र से, थोड़ा सा इसको समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एक जंतु कोशिका का चित्र है। जंतु कोशिका से देखें तो इस प्रकार की दिखाई देती हैं, जैसे कि इसमें एक गोल संरचना है, इसे बोला जाता है केंद्रिका, जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं। ये जो आपकी संरचना है जो कटी हुई दिखाई दे रही है, ये है आपका केंद्रक। केंद्रक ये जो आपकी जाल नुमा संरचना है, इसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह अंतःप्रदव्य जालिका। ये जो आपकी संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। अगले कोशिकांग की यदि मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से दो संरचना दिखाई देती है, इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको वैक्यूल या रिक्तिका बोला जाता है। रिक्तिका ये हो जाएगा आपका सेंट्रियोसोम, तारक काई जिसको हिंदी में बोला जाता है, तारक काई, इंग्लिश में इसको सेंट्रियोसोम बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये हो जाएंगे आपके राइबोसोम। राइबोसोम की तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये जो द्रव भरा हुआ है, इसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। इस प्रकार से यदि कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हमें दिखाई देते हैं। सभी कोशिकांगों का अलग अलग कार्य रहता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात करते हैं तो ऊर्जा संचित रखता है, कोशिकाओं के श्वसन में सहायक होता है, जिस कारण से इसको कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जिस कारण से इसको कोशिकाओं का प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। तारक काई जो रहता है, ये जब कोशिका विभाजन होता है तो ध्रुवों का निर्माण करता है। लाइसोसोम की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम से पाए जाते हैं, जो कि कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कारण से इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। केंद्रक सबसे प्रमुख कोशिकांग रहता है, जो कि संपूर्ण कोशिका के प्रबंधक या मैनेजर का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, सभी का अपना अपना एक रोल इसमें रहता है। आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कोशिका झिल्ली। अब कोशिकांगों में सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो रहती है वो कोशिका के चारों तरफ कोशिकांगों को घेरे रहती हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अर्थात कोशिकाओं के सभी अवयवों को जो एक लेयर या झिल्ली घेर के रखती है, उसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल होती है। यह एक जीवित और अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि यह कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने जाने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर आने या बाहर जाने से रोकती है। इसी कारण से इसको अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल झिल्ली कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। इससे होकर कुछ ही पदार्थों का आवागमन, कुछ ही पदार्थों का जो इसके लिए आवश्यक है, उन्हीं पदार्थों के अपने अंदर आने देती है, बाकी अन्य पदार्थों को ये बाहर ही रोक देती है। इसी कारण से इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है।
जिसके कारण इसे चयन पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। चयन पारगम्य झिल्ली का मतलब रहता है कि यह सिलेक्ट करती है, चयन करती है कि कौन सा पदार्थ इसके लिए आवश्यक है और कौन सा पदार्थ इसके लिए आवश्यक नहीं है। जो पदार्थ इसके लिए आवश्यक रहेगा उसी पदार्थों के अंदर आने देती हैं, बाकी अन्य पदार्थों को बाहर ही रोक देती हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिकाओं का आकार निश्चित करती है। एक प्रमुख कार्य इसका हो गया, यह कोशिकाओं का आकार निश्चित करती है तथा कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। मैंने पहले ही बताया था, कोशिका झिल्ली जो रहती है कोशिकांगों को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिका का आकार निर्धारित करती है, कुछ आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देती हैं, कोशिका के आंतरिक भागों की भी रक्षा करती है। अब यदि मैं बात करता हूँ कोशिका की संरचना की कि कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो कोशिका मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन। कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। अब कोशिका की झिल्ली की संरचना के बारे में यदि बात करते हैं, पहले ही बता दिया, कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन की। तो कोशिका संरचना के बारे में मुख्यतः दो मॉडल दिए गए थे, एक था सैंडविच मॉडल और एक था द्रव मोज़ेक मॉडल। दो मॉडलों में से सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल की। तो सैंडविच मॉडल 1935 में 1935 में डेवसन व डेनियल ने दिया था। एक बार और मैं बता देता हूँ, कोशिका झिल्ली की संरचना की यदि बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में जो प्रमुख मॉडल प्रस्तुत किए गए थे उनमें से पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल, जो कि 1935 में डेवसन व डेनियल ने दिया था। डेवसन व डेनियल ने कहा था कि कोशिका झिल्ली में मुख्यतः प्रोटीन और जो लिपिड है वो सैंडविच के आकार में जमे रहते हैं। सैंडविच के आकार की यदि मैं बात करता हूँ तो जो बीच वाला हिस्सा है फास्फोलिपिड, तो यहाँ पर लिपिड जो रहेगा वो अंदर रहता है तथा प्रोटीन की दो लेयर ऊपर और नीचे स्थित रहती है। प्रोटीन की एक लेयर नीचे भी, प्रोटीन की एक लेयर ऊपर भी, और जो फास्फोलिपिड है वो इसके अंदर रहता है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि ऊपर और नीचे सैंडविच जमा दिया गया हो और बीच में इसकी सेलिंग कर दी गई हो। इस प्रकार से इसका मॉडल प्रस्तुत किया गया था, सैंडविच मॉडल 1935 में डेवसन व डेनियल ने, जिसमें कि अगर इसको संरचना को देखें तो पूर्णतः सैंडविच की तरह दिखाई दे रही है। ऊपर प्रोटीन की एक लेयर, नीचे प्रोटीन की एक लेयर और बीच में है लिपिड। सैंडविच मॉडल में तो 1935 में, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1935 में सन था 1935, डेवसन व डेनियल ने प्लाज्मा झिल्ली का सैंडविच मॉडल दिया, जिसमें झिल्ली की संरचना सैंडविच के समान होती है। इसमें उन्होंने प्रोटीन की तुलना, जो प्रोटीन है इस प्रोटीन की तुलना ब्रेड के समान की है, अर्थात सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड रहते हैं और बीच में जो फिलिंग रहता है, तो प्रोटीन की तुलना ब्रेड से की है, अर्थात प्रोटीन इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर स्थित रहता है, तथा लिपिड की तुलना फिलिंग से की है। जो अन्य पदार्थ रहते हैं ब्रेड के अंदर उनको इन्होंने लिपिड माना, फिलिंग से उसकी संज्ञा दी है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली एक आवरण जैसी संरचना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आवरण जैसी संरचना है जिसमें प्रोटीन की निरंतर परतों के बीच में दो लिपिड की परतें होती है। मतलब ऊपर भी प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन और बीच में लिपिड। इस मॉडल के अनुसार फास्फोलिपिड अणु के हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर तथा हाइड्रोफोबिक सिर अंदर की ओर होते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस मॉडल के अनुसार फास्फोलिपिड अणु, अब फास्फोलिपिड अणु इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये हो गया इसका हाइड्रोफिलिक सिर,
और ये हो जाती है इसकी हाइड्रोफिलिक टेल। तो इस मॉडल के अनुसार हाइड्रोफिलिक अणु के हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर होते हैं तथा हाइड्रोफोबिक गैर ध्रुवीय लिपिड पूंछ झिल्ली के आंतरिक क्षेत्र में होती है। जैसे कि कुछ मैं आपको चित्र बना देता हूँ। इस प्रकार से ये यहाँ पर लिपिड इसमें मिलेगी आप लोगों को, यहाँ पर लिपिड रहेगी और ऊपर एक प्रोटीन की परत बनी रहती है। तो ऊपर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर ये ब्रेड, यहाँ पर ये ब्रेड और बीच में जो है वो है फिलिंग। इसी कारण से कहा गया है इसको सैंडविच मॉडल। अर्थात कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की दो निर्बाध परतों के बीच फास्फोलिपिड अणु की एक दोहरी परत होती है जिसे लिपोप्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। उम्मीद है बात इतनी समझ में आ गई होगी। कोशिकांग जो कोशिका के विभिन्न अंग रहते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं, जो कि एक विशिष्ट कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर। कोशिकांगों में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली सबसे पहले पढ़ा, उसकी संरचना के बारे में जो मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड मॉडल की यदि मैं बात करता हूं तो वो दिया था मोजेक मॉडल। मोजेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था 1972 में। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने दो बातों के प्रमुख ध्यान दिया था, एक वही लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन इन्होंने कहा है कि जो कोशिका झिल्ली है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और गतिशील अवस्था में रहती है। इसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन लिपिड के समुद्र में हिमखंड के समान है। लिपिड के समुद्र में हिमखंड के समान करते हैं कि लिपिड है वो तरल अवस्था में है और उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जगह जगह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये लिपिड को मान लिया उसने समुद्र, लिपिड को मान लिया समुद्र तथा प्रोटीन को मान लिया हिमखंड। प्रोटीन को हिमखंड उन्होंने कहा है। इस मॉडल में कहा है कि लिपिड एक तरल अवस्था में समुद्र के समान है जिसमें प्रोटीन के जो कण हैं वो हिमखंड के समान इधर से उधर तैर रहे हैं। आगे मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित एक और सर्वमान्य मॉडल मोजेक मॉडल है जो 1972 में, सन ध्यान रखना है 1972, किसने दिया था तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली गतिशील मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और अर्धद्रव्य संरचना है जो कि ना तो ठोस अवस्था में और ना ही लिक्विड अवस्था में। इसमें फास्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन हिमखंड होते हैं। लिपिड को फास्फोलिपिड के रूप में बताया गया है तथा प्रोटीन हिमखंड होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मोजेक तरल की तरह दिखाई देती है जिसमें तीन चीज़ें उपस्थित रहती है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जैसे प्राथमिक घटक होते हैं। यह घटक झिल्ली के तल में स्वतंत्र रूप से तरल रूप में घूमते रहते हैं। प्लाज्मा झिल्लियों में आमतौर पर फास्फोलिपिड की दो परतें होती है व जिनकी टेल अंदर की ओर होती है, इसे फास्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल परत लिपिड की परत के किनारे पर पाई जाती है। आगे यदि बात करते हैं तो प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तक फैले रहते हैं जो झिल्ली को पूरी तरह पार कर सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कवर कर सकते हैं पूर्णतः झिल्ली को। एक सामान्य कोशिका झिल्ली के निर्माण में 50% प्रोटीन, 40% लिपिड व 10% कार्बोहाइड्रेट का योगदान रहता है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की बात आज हुई है। आगे कोशिकांगों के बारे में और सभी कोशिकांगों को डिटेल से पढ़ेंगे, क्या उनका कार्य रहता है, कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत कोशिकाओं को होती है, किस प्रकार की उनकी संरचना रहती हैं, सारे आपको आगे के लेक्चर में और मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।